हेलो छात्रों, मैं हूँ राहुल प्रधान और आप हैं मेरे साथ क्लास 10th का संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था। तो पाटलिपुत्र का वैभव अति रमणीय था। आपने पिछले वीडियो में इसे देखा होगा। मैंने पिछले वीडियो में पाटलिपुत्र वैभवम का संपूर्ण हिंदी कराया है, उसका व्याख्या भी किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना आकलित किया जाता है। तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है 2500 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष पुराना आकलित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किन 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 यात्रियों ने, देखिए यात्रियों गलत लिखा गया है, यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो आपको पता होगा कि इसमें मेगास्थनीज, फाहियान और हुएन सांग इत्सिंग आदि जो विदेशी यात्री थे, सभी ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में इनका वर्णन किया है पाटलिपुत्र का। ठीक है, चलिए आगे है इन विदेशी यात्रियों ने, इन माने किन, इसने, इन विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन कहाँ किए हैं। तो अपने अपने जो है संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। जो ग्रंथ इन्होंने अपनी स्मृति से लिखा है, अपने याद से लिखा है, उसमें पाटलिपुत्र का जो है इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है कूटनीमतारण्य काव्य। कूटनीमतारण्य काव्य किनकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें कूटनीमतारण्य काव्य की रचना जो है दामोदर गुप्त ने किया है। किसने किया है बाबू? दामोदर गुप्त ने किया। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है कूटनीमतारण्य काव्य में दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र को कैसा बताया है। तो इस पर ध्यान देंगे आप। उन्होंने पृथ्वी को, पाटलिपुत्र को पृथ्वी के तिलक के स्वरूप, सरस्वती के घर के समान और इंद्र के स्वर्ग के समान बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कूटनीमतारण्य काव्य के अनुसार पाटलिपुत्र की तुलना किससे की गई है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि पाटलिपुत्र की तुलना जो है सरस्वती के घर के समान, सरस्वती के घर के एवं इंद्र के स्वर्ग से तुलना की गई है। ठीक है, आगे है भगवान बुद्ध पटना के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध जो है पटना के बारे में क्या कहा था। महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में बताया था कि यह महानगर बनेगा परंतु आगजनी और बाढ़ से हमेशा जो है घिरा रहेगा। आप भी अभी भी देखते होंगे कि पटना में बाढ़ आते रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है समय के साथ पाटलीग्राम का नाम क्या हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि पाटलीग्राम जो था आगे चल के पटना बन गया। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर माने किस नगर, इस नगर मतलब पटना नगर की बात हो रही है, पाटलिपुत्र नगर की बात हो रही है। तो इस समय पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी। अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया था, एकदम उत्तम कोटि का, है ना। चलिए आगे देखेंगे। आगे है मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये यूनान का दार्शनिक था और इसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। आप ध्यान रखेंगे, जीके में भी पूछा जाता है। इसको मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? तो वह सिकंदर का जो है थल सेनापति था। चलिए आगे देखेंगे। लिखा है प्रियदर्शी किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रियदर्शी जो है अशोक को कहा जाता है। ठीक है, प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। चलिए आगे है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के प्रवर्तक माने शुरुआत करने वाले कौन थे, किन्हें कहा जाता है? पाणिनि को। आपको पता होगा कि पाणिनि संस्कृत के महान विद्वान थे। इन्होंने ही माहेश्वर सूत्र की रचना की थी। इन्होंने ही माहेश्वर सूत्र की रचना की थी। किसने? पाणिनि ने। चलिए आगे है प्राचीन ग्रंथों में पाटलीग्राम का नाम बाद में क्या मिलता है, यानी नाम को चेंज होने के बाद क्या मिलता है। तो कुसुमपुर या पुष्पपुर, कुसुमपुर या पुष्पपुर। पुष्प या और कुसुम एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे माना है। तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक जो है पाटलिपुत्र को माना है।
इस बात पर आप ध्यान देंगे। आगे है, स्वर्ग से भी सुंदर स्थान किसे माना गया है? तो स्वर्ग से भी सुंदर स्थान जो है पाटलिपुत्र को माना गया है। चलिए आगे है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ? तो आपको पता है कि अशोक के समय में बहुत समृद्ध हुआ। अगर आप ऑब्जेक्टिव को ठीक से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका हिंदी व्याख्या देखें, तब ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? क्या होगा? कहाँ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ था जी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे देखिए। लिखा हुआ है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा हुआ, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु, यानी ठंडा जब घुसने वाला, ठंडा जब आने वाला रहता है तो उसको शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखेंगे, पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के सहारे पटना का कौन सा नाम था? पटना का कौन सा नाम था जी? तो आंसर करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये पाटलिपुत्र था। क्या था बाबू? ये पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। चलिए आगे देखेंगे, मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने साल तक जीर्णता को प्राप्त हुआ? कितने साल तक जीर्णता को प्राप्त हुआ? जीर्णता मतलब जिसका हाल खस्ता हाल हो जाता है, खराब हाल। तो ये 1000 वर्षों तक जो है जीर्णता को प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा है, पाटलिपुत्र की जीर्णता का संकेत कहाँ मिलता है? कहाँ से पता चलता है कि यह जीर्णता को प्राप्त हुआ? तो मुद्रा राक्षस से मिलता है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त जी के द्वारा लिखा हुआ एक संस्कृत ग्रंथ है। उसी से पता चलता है कि पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्णता को प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखेंगे, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा, इसके रचनाकार जो है विशाखा दत्त हैं। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। चलिए आगे है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये जो है मध्यकाल में ही प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र से इसे पटना कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखेंगे, पटना, पटना किस शब्द से बना है? तो पटना जो है पत्तन शब्द से बना है। पत्तन का मतलब ही होता है शहर या नगर। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा हुआ है, पटना का समुद्धार मतलब फिर से उद्धार कब हुआ? तो पटना का जो फिर से उद्धार जो है मुगल काल में हुआ। कब हुआ बाबू? मुगल काल में हुआ। ठीक है ना, आगे है, पटना का तेजी से विकास कब हुआ? तो पटना का जो तेजी से विकास है अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ है ना। अंग्रेज जब आए तो इसका विकास किया उन्होंने। हालांकि उन्होंने अपने फायदे के लिए इसका विकास किया। लिखा हुआ है, पटना नगर की पालिका देवी किसे माना जाता है? तो पटना नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी को माना जाता है। पटन देवी की पूजा वहाँ पर होता है। आगे है, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के समय जो है पटना का नाम पाटलीग्राम था। क्या याद रखेंगे बाबू? पाटलीग्राम। ठीक है, आगे है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आपको तो पता ही होगा कि पटना के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। आगे है, महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता ही है कि महात्मा गांधी सेतु जो है गंगा नदी पर स्थित है और पटना में, ये पटना और वैशाली को जोड़ता है। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए, एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए कि एशिया का सबसे लंबा जो सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु। क्या है जी? बोलिए। महात्मा गांधी सेतु। ये कहाँ है महात्मा गांधी सेतु?
पटना में है, ठीक है। और इस पे एक रेल पुल निर्माण हो रहा है। चलिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह हैं। इन्हीं के जन्मस्थली को हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था, ठीक है। आगे है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मस्थली हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है और इसी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक तो आपको पता ही है कि पतंजलि, इसी को लेकर बाबा रामदेव जो है पतंजलि कंपनी खोले हैं और वो योग कराते रहते हैं। इस तरह से आपका पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। अगला हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका नाम होगा भारतीय संस्कार, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।